दोस्तों, आप सभी का केएल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौरव तनवर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी। इसके हम 3 टॉपिक कर चुके थे। पहला क्या था? इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड थर्ड वन वाज पोटेंशियल डिफरेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं? ओम्स लॉ। देखते हैं क्या है ये ओम्स लॉ। देखिए, इसके नाम में आ रहा है ओम्स, तो इससे हमें समझ में आता है कि किसी साइंटिस्ट का नाम रहा होगा। जी हाँ, इस साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज साइमन ओम्स, जिन्होंने ये ओम्स लॉ पहली बार दिया था। अब इन्होंने इसमें क्या कहा, क्या कैसे इसको समझा, ये सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। अब इनके अनुसार क्या था, इन्होंने कहा कि किसी भी कंडक्टर में अगर हम करंट बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं? करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट अगर बढ़ाते हैं तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब इन्होंने कहा कि अगर हम कुछ रखते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, ठीक है, और इसका दूसरा मतलब यानी V होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन I के, ऐसा इन्होंने बोला। तो अगर जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो वो कांस्टेंट है R। क्या है? कांस्टेंट है R। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, V इज इक्वल टू आई आर या V इज इक्वल टू आर आई, वेयर जो ये R है ये क्या हो गया? ये एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ तक की बात सबको क्लियर होगी। अब जैसा कि इन्होंने कह दिया कि अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। तो यानी अगर हम वी आई ग्राफ ड्रॉ करें एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे, सपोज मैंने यहाँ पे करंट रख लिया एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे वी रख लिया, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं इसको। तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है हमें पता चलेगा ग्राफ बिल्कुल सीधा जाएगा, ग्राफ बिल्कुल सीधा जाएगा इन अ स्ट्रेट लाइन। मैं समझता हूँ आपको ये ओम्स लॉ समझ आया होगा। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट मैं एक बार बोल देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, द इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in that electric field when the temperature and pressure remains constant। याद रखेंगे कब temperature and pressure constant होगा। temperature और pressure बदलना नहीं चाहिए, वही होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। remains constant। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आया होगा। ये तभी एप्लीकेबल होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ। जी हाँ, अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो एक नया शब्द आया है आर। इसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। अब हम इस रेजिस्टेंस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। देखते हैं इसके बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है? जैसा कि आप सुनते आ रहे होंगे, हिंदी मीनिंग इसका कहते हैं हम लोग अवरोधक। क्या कहते हैं? अवरोधक। बस उसी से ही इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। देखते हैं क्या। रेजिस्टेंस, इसको कैपिटल आर से हम लोग डिनोट करेंगे, कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। अब हम इस रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे करेंगे? रेजिस्टेंस को डिफाइन हम कहते हैं इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज अ अपोज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। यानी जब भी किसी कंडक्टर में कोई करंट
फ्लो कर रहा है उसके फ्लो को रोकने की प्रॉपर्टी जो कंडक्टर की होती है उसको क्या कहते हैं, हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर हम लिखें एक शब्द में एन अपोज टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट in an electric field, in an electric field of a conductor, तो क्या कहलाएगा, वो रेजिस्टेंस कहलाएगा। और इसको डिनोट किससे करते हैं, हम आर से डिनोट करते हैं। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है, अब एक साइंटिस्ट का नाम गया था ओम, और इसको डिनोट करते हैं इस साइन से। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। अब इनकी हम कॉम्बिनेशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे, कॉम्बिनेशन सीखेंगे कि कैसे रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं, कैसे पैरेलल में होते हैं, वो दोनों के दोनों हम देखते हैं अभी। आप एक बार इसको देखिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कि कैसे इस सीरीज में और पैरेलल में हम लोग लगाते हैं और इसको अपने डोमेस्टिक सर्किट्स में कैसे यूज करते हैं इन रेजिस्टेंस को, वो देखते हैं। सबसे हम पहले हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले इन सीरीज। अब सीरीज में कब होते हैं समझाता हूं, पेशेंस रखिए। देखें, अगर एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का साइन है, और दूसरा रेजिस्टेंस यहां से शुरू होता है, उसका एंड पॉइंट यहां हो गया, फिर तीसरा रेजिस्टेंस यहां से शुरू होता है, उसका एंड पॉइंट यहां हो गया। ये तीनों एंड टू एंड कनेक्ट हैं, देन दे आर सेड टू बी इन सीरीज। किसमें कहलाएंगे, सीरीज में कहलाएंगे। इसका नाम R1, इसका R2 और इसका R3। ठीक है, मैं इनको कनेक्ट कर देता हूं किसी बैटरी से। यहाँ पे एक बैटरी लगाई हमने, सपोज 2 सेल्स की बैटरी है, प्लस ये माइनस, और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया छोटा सा। ठीक है, और इनको कनेक्ट कर दिया। करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही फ्लो करता है। एक करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ आया होगा। ये हमारी बैटरी है, मैं लिख देता हूं इसके नीचे बैटरी। ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, ये की है या स्विच है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है कि जब रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में कनेक्ट होते हैं वो कैसे करेंगे। एक बात आप देखिए, ये भी यहाँ पे बैटरी लगी हुई, बैटरी से करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो हर एक रेजिस्टेंस में बराबर करंट जाएगा। क्यों, वो एंड टू एंड कनेक्ट है। पहले यहाँ जाएगा, यहाँ भी आई जाएगा, फिर सेकंड वाले में भी आई जाएगा, और R3 में भी आई ही जाएगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम बात करें तो करंट कांस्टेंट रहता है सीरीज में। एक छोटी सी बात हमें अपने दिमाग में बैठा लेनी है, क्या कांस्टेंट रहता है, करंट। अब यहाँ से ही हम इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए एक डेरिवेशन निकालेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं, क्योंकि करंट तो सेम है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस R1 में अलग होगा, R2 में अलग हुआ और R3 में अलग होगा। तो हम सपोज पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं V1। अगर V1 हम निकालते हैं यानी पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू रेजिस्टेंस R1, तो क्या हो जाएगा, I/R1 ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, इक्वेशन फर्स्ट। फिर निकालते हैं V2, वो क्या होगा, क्योंकि करंट सेम जा रहा है लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है, वो I/R2। फिर V3 निकालेंगे, वो क्या होगा, I/R3।
ये हो गई हमारी पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रेजिस्टेंस में। अब मैं क्या करता हूँ, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमारा V है, तो इनको कंबाइन कर देता हूँ तीनों इक्वेशंस को। क्या करता हूँ, कंबाइन कर देता हूँ। देखेंगे कैसे। अगर मैं इनको कंबाइन कर रहा हूँ V1 प्लस V2 प्लस V3, इधर आ जाएगा हमारा I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेट चाहिए तो वो तो हमें पता ही है कितना है, V है, और इसमें से मैं I कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, V इज इक्वल टू, अभी I इधर आ गया, ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा इसको, V अपॉन में I और इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा R बराबर, और सीरीज में है तो मैंने RS लिख दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। या कितने भी रेजिस्टेंस लगे हों, अगर उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है तो सबको हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं वो समझ आ गए होंगे कि अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो सभी रेजिस्टेंस को प्लस कर देंगे। पता है कैसे डेरिवेशन आया, करंट कांस्टेंट होता है, हर एक में एक जैसा करंट जाएगा, यहाँ भी आई जाएगा, यहाँ भी आई ही जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी आई ही जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब चीजें क्लियर हुई होंगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट। अब कैसे, आपने सीरीज में तो देख ली, अब देखते हैं पैरेलल में कैसे कनेक्ट होते हैं सारे के सारे। पैरेलल में कैसे कनेक्ट होते हैं देखते हैं, ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में इसको शेयर करते रहें ताकि जरूरतमंद तक वीडियो पहुंच सके। देखते हैं आप पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे जुड़े होंगे देखेंगे ध्यान से। अब एक रेजिस्टेंस ये है इस तरीके से, ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है इस तरीके से, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है इस तरीके से, ये तीनों के तीनों एक ही एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सपोज ये A है और ये B है, ये R1, ये R2 और ये R3। इनको एक बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया और एक स्विच लगा दिया यहाँ पे उसी तरीके से, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, करंट वैसे ही फ्लो करेगा जैसे फ्लो कर रहा था, बस बशर्ते एक चीज इसमें अंतर होगा, ये की है वैसे का वैसा ही। अब देखो ये है पैरेलल में, तो पैरेलल में हमेशा वोल्टेज कांस्टेंट रहती है। क्या कांस्टेंट रहती है, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। कैसे, अब करंट तो जा रहा है यहाँ से I, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जा करके अलग अलग हो जाएगा, यहाँ पे I1 जाएगा, यहाँ पे I2 जाएगा और यहाँ पे I3 जाएगा। देखेंगे अब ओम्स लॉ की तरह ही हम लगाते हैं वैल्यूज। मुझे क्या चाहिए, मैं लगा रहा हूँ सबसे पहले, जैसे उसमें लगाए थे हमने, अब करंट अलग अलग है लेकिन हमारे पास क्या सेम था, जैसे वहाँ पे V अलग अलग था तो यहाँ पे करंट अलग अलग है, तो यानी I1 अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, V अपॉन में R1, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक उसी तरीके से I2 निकालूंगा तो क्या होगा, V अपॉन में R2, इक्वेशन सेकेंड। I3 निकालूंगा तो क्या होगा, V अपॉन में R3, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास करंट बराबर है,
यानी अगर मैं करंट टोटल कंबाइन कर दूं तो ऐसी सिमिलरली पिछली तरह की तरह I1 I2 प्लस I3, इधर क्या होगा V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3। ठीक है, इसकी जगह पूरा का पूरा हमें करंट पता है I फ्लो कर रहा है, तो जो नेट करंट है वो I होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैंने V कॉमन ले लेना है, तो 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3, ये आ गया। अब V को इधर ले गया मैं, ये आ गया 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। अब देखो I अपॉन में V अपॉन में I होता है R, और I अपॉन में V हो जाएगा R, 1 अपॉन R, और ये पैरेलल में है तो मैंने I पे लिख दिया 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ये आ गया हमारा पैरेलल के कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी जब भी कोई भी रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हों तो उनका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम ऐसे निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सब चीज़ें समझ आई होंगी। आप ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।